हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। वो एक नया चैप्टर, एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट का दो चैप्टर से मिलकर बनी हुई यूनिट है। पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट, पर इसमें दूसरा चैप्टर उसका नाम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ही है। यूनिट का नाम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो 3 लेक्चर लगने चाहिए मेरे हिसाब से इसको खत्म करने में, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो वो लिखेगा कोई नहीं, लिखे हुए नोट्स बहुत सारे बच्चों के पास हैं, जो नए बच्चों के पास नहीं है पीडीएफ मिल जाएगी बेटा। ठीक है, लिखने पे ध्यान नहीं होना चाहिए आपका। मुझे समझाने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, वो मैं लिखूंगा। ठीक है ना, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। ठीक है, चैप्टर इजी है, मुश्किल नहीं है, पर बेटा आप कॉम्प्लेक्स मत बना देना इसको। वो सबसे पहले, क्योंकि यूनिट का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो बेटा सबसे पहले दो टर्म पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली टर्म है फॉरेन एक्सचेंज। लोग उत्तर सामने देखना बेटा। फॉरेन एक्सचेंज कह लो या फॉरेन करेंसी कह लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। कहता है दुनिया की सारी करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। बेटा मेरे लिए गिवन कंट्री इंडिया, तो बेटा इंडियन रुपी छोड़ दो, उसके अलावा जिस मर्जी करेंसी के बारे में आप बात कर लो, वो सब फॉरेक्स है मेरे लिए। बेटा फॉरेन करेंसी भी बोलते हैं, फॉरेक्स भी बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी बोलते हैं। ठीक है, हम प्यार से फॉरेक्स ही बोलते हैं। ये टर्म ऐसे उठा है फॉरेक्स। ठीक है, हो सकता है ध्यान गलत जगह पे गया हो, पर जाना नहीं चाहिए। ठीक है जी बाबू। अब मैं बात करूं डॉलर की, ये भी फॉरेक्स है। मैं बात करूं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की, ये भी फॉरेक्स है। मैं बात करूं बेटा जापानीज येन की, ये भी फॉरेक्स है। मैं बात करूं यूरो की, बेटा ये भी फॉरेक्स है। बस इंडियन रुपी छोड़ दो, जो समझ में आता है, बाकी कोई भी कंट्री की कोई भी करेंसी जो आपको समझ में आती है, सब फॉरेक्स है मेरे लिए। ठीक है जी बाबू। चलो फॉरेन एक्सचेंज तो समझ में आया, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मेरी तरफ देखना बेटा। वो मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन लिखी। फॉरेक्स और फॉरेन एक्सचेंज रेट में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। बेटा जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? मैं बोलूं बेटा $1 इज इक्वल्स टू 83 रुपीज, या मैं बोलूं बेटा 1 पाउंड इज इक्वल्स टू ₹95, या ऐसे बोल दें हम बेटा 2 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज इक्वल्स टू $3। बेटा जब भी एक करेंसी के सेंस में दूसरी करेंसी का प्राइस हम फिक्स करेंगे, बेटा इसको बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। ठीक है ना। फॉरेक्स क्या होता है बेटा? हमारे देश की करेंसी छोड़ दो, दुनिया की जितनी करेंसी बची सब फॉरेक्स है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? जब दो करेंसी को एक दूसरे के साथ टाई किया जाएगा बेटा, उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दोनों बातें समझ में आई? बढ़ाएं बात को आगे बाबू। अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेंसी डेप्रिसिएशन। 2 मिनट के लिए मुझे लिखना पड़ेगा बेटा, इतने आप गप्पे मारो। कितने सीरियस हो गए बेटा।
बस बस बस। अरे मेरे हिसाब से ही शुरू किया था ना बोलना, मेरे हिसाब से खत्म भी कर दो। इतने बतौड़े हैं भाई साहब, पता नहीं कहां से बतौड़े आ गए इतने। लो पढ़ो बेटा, करेंसी डेप्रिसिएशन। बेटा अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, जो कि 99% बच्चे हैं, बेटा डेप्रिसिएशन अपने आप में नेगेटिव टर्म है, कहीं ना कहीं किसी डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। बेटा यहां करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है बेटा, मतलब बाबू इसका सिंपली मतलब है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी का दाम गिर जाना फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। मेरी तरफ देखना है कनेक्ट, ये स्टेटमेंट मत पढ़ना, पहले मेरी तरफ देखो बेटा। मान लो $1 का था, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है, 80 का हो जाना या 60 का हो जाना, 80 या 60 बाबू, 60 नहीं 80 बाबू। अब आप ज्यादातर बच्चों को पता है क्या लगता है, ज्यादातर बच्चों को लगता है अच्छा ये $1 तो कांस्टेंट छोड़ो, ये हो गया 70 से 80, ये हो गया इंक्रीज। भैया नहीं, यही डेप्रिसिएशन है। पहले 70 रुपए में $1 खरीद लाते थे, अब बेटा 80 लगेंगे $1 खरीदने के लिए। यही तो नुकसान है, समझ में आ रहा है? देखो मैंने इसी बात को एक्सप्लेन किया। इट मींस डोमेस्टिक करेंसी इज लेस वैल्यूएबल, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर रही है, एंड हेंस मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेक्स। वो अब ज्यादा चाहिए फॉरेक्स को बाय करने के लिए। पहले 70 में $1 आता था, 80 में आता है, आपकी डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू खो रही है बेटा, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। समझ में आ रही है बेटा बात? Decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency, it means domestic currency is less valuable and hence more of it is required to buy forex। ठीक है जी, कुछ याद भी आया होगा शायद, मेरा ख्याल अभी आईडी में पढ़ा था हमने, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, वो दिमाग में आने शुरू हो गए होंगे, मैं यही बात कर रहा था वहां पर। बेटा व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन? बेटा करेंसी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट होता है एक्सपोर्ट विल राइज, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्यों? जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। बेटा विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर नाउ द फॉरेनर्स कैन बाय मोर कमोडिटी फ्रॉम इंडिया। पहले वो $1 लाख लेके आते थे, तो इंडिया से बेटा 70 लाख का सामान लेके जाते थे। अगर आज वो $1 लाख ले आए तो बेटा इंडिया से 80 लाख का सामान जाएगा। हमारे तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गए, कोई कोशिश ही नहीं है एक्सपोर्ट बढ़ाने की, फिर भी बढ़ रहे हैं। समझ में आता है बेटा? करेंसी डेप्रिसिएशन पूरा क्लियर हो गया? देख लो, कुछ पूछना है बताओ, बढ़ाएं बात को आगे। ठीक है जी बाबू, करेंसी एप्रिसिएशन बेटा बिल्कुल इसका अपोजिट, बिल्कुल इसका अपोजिट। जितना मैंने लिखा बस मैं कुछ वर्ड ही चेंज करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। It means increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency. It means domestic currency is more valuable and hence less of it is required to buy forex। बेटा मुझे बताओ करेंसी एप्रिसिएशन क्या है? $1 70 रुपए के बराबर था, अब 60 या 80? 60। डोंट टेल मी कि ये डॉलर तो कांस्टेंट ही रखो, ये ऐसे देखो ना बेटा, मेरी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब वो अब कम लगनी चाहिए एक फॉरेन एक्सचेंज को बाय करने के लिए। बाबू पहले 70 रुपए लगते थे $1 को बाय करने के लिए, अब 60 लग रहे हैं। ये हुआ ना रियल एप्रिसिएशन, तो 80 होना थोड़ी एप्रिसिएशन हुआ। ठीक है ना? इसका मतलब है मेरी करेंसी ज्यादा वैल्यूएबल है एंड हेंस लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेक्स। What is the impact of currency appreciation? बेटा इंपैक्ट होगा, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। जस्टिफाई आपने करना है, जस्टिफाई करना। with the same amount of Indian rupee now the Indians can buy more commodity from foreign। बेटा अगर मैं पहले 70 लाख रुपए लेकर जाता था तो बेटा यूएस से $1 लाख का सामान लेके आता था।
अगर आज भी इस एक्सचेंज रेट के इंप्लीमेंट होने के बाद भी मैं 70 लाख रुपए ले जाऊं, क्या मुझे सिर्फ $1 लाख का सामान मिलेगा? 1,14,000 $15,000 के आसपास का सामान आ जाएगा। बढ़ गए ना इंपोर्ट। करेंसी एप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट है? इंपोर्ट विल राइज विद द सेम अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज। नाउ यू कैन बाय मोर कमोडिटी फ्रॉम फॉरेन मार्केट। ठीक है ना जी। 70 रुपए लेके जाते थे, $1 का सामान लेके आते थे। अगर आज 70 ले जाओ, सिर्फ $1 का सामान आएगा? नहीं, $1 15-20 सेंट के आसपास का सामान आएगा। ठीक है ना। जैसे रुपी और पैसा होते हैं, वैसे ही डॉलर और सेंट है। 100 सेंट इज इक्वल टू $1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बात क्लियर? कृष्णा छोड़ दो इसको। और वो करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन कुछ ना कुछ आना तय है। यहां से एक और टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं हम, यहां से आना 100% तय होता है। बेटा टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट, सॉरी। लो बाबू, ये टॉपिक आराम से पढ़ना, पेपर में ऑलमोस्ट कंफर्म, ऑलमोस्ट। ठीक है बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। बेटा वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो 3 सिस्टम प्रिवेल करते हैं। ठीक है, ज्यादातर पेपर में वो सिस्टम आता है बेटा जो इंडिया अडॉप्ट करता है। ठीक है ना बाबू, हमने तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पेपर देने हैं, हमारे में वही पूछा जाता है। बेटा एक सिस्टम वो है जो इंडिया बिफोर 1991 फॉलो करता था, और एक सिस्टम वो है जो हमने एलपीजी आने के बाद फॉलो करना शुरू कर दिया। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीसरा सिस्टम मुझे नहीं लगता पेपर में कभी पूछा जाएगा, पर समझाऊंगा मैं है। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। सबसे पहले है बेटा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसका बेटा दूसरा नाम है पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बेटा इसका दूसरा नाम है पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है ना, वो याद मत करना अपने पैग, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं इसका। ठीक है जी बेटा, ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है पहले बता देता हूं। ये इंडिया बिफोर 1991 फॉलो करता था, तो उसके पेपर के आने चांसेस ठीक ठाक बने रहते हैं हमेशा। बाबू ऐसे एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस फॉरेन एक्सचेंज रेट का। गवर्नमेंट ने बताना है $1 कितने रुपए के बराबर, गवर्नमेंट ही बताएगी बेटा। और ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है बेटा? टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ताकि बेटा ना तो एक्सपोर्टर परेशान रहे ना ही इंपोर्टर परेशान रहे। बेटा मान लो $1 सरकार ने कह दिया 70 का है, और अब 70 ही बना रहेगा क्योंकि सरकार ने कह दिया। ऐसा करने से ना किसी को परेशानी नहीं होती, ना तो एक्सपोर्टर डाउटफुल रहता ना ही इंपोर्टर। लेकिन यही सोचो करेंसी फ्लक्चुएट करती रहे, हर सेकंड फ्लक्चुएट करती रहे, एक्सपोर्टर को भी डर और इंपोर्टर को भी डर। भैया जिसने एक्सपोर्ट कर दिया, 70 का था डॉलर, उसने एक्सपोर्ट कर दिया $1 लाख का, उसके दिमाग में एक इमेज बन गई, एक छवि बन गई, 70 लाख रुपए आने वाले। और मान लो गवर्नमेंट ना फिक्स करे और रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, अब उसे डर क्या रहेगा? यार 68 ना जाइयो भाई, 2 लाख का नुकसान, 65 ना जाइयो भाई, 5 लाख का नुकसान, उसके दिमाग में ही रहेगा ना। और एक इंपोर्टर के एंगल से सोचो, जिसने $1 लाख का गुड्स इंपोर्ट किया, प्राइस 70 है, उसके दिमाग में इमेज बन चुके 70 लाख देने हैं, उसे डर लग रहा 72 ना चाहिए भाई, 75 ना चाहिए, 72 लाख 75 लाख, बेफालतू का 2-5 लाख का चूना लग जाएगा। तो बेटा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार एक्सचेंज रेट फिक्स किया करती थी, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे, ना तो एक्सपोर्टर परेशान रहे ना इंपोर्टर। ठीक है, तो मान लो बेटा सरकार ने, मैं बोलता हूं $1 फिक्स कर दिया 80 का। ठीक है जी बेटा, मैं बोलूंगा आपने 70 का फिक्स कर दिया, वही एग्जांपल रखते हैं बेटा, 70 का फिक्स कर दिया, और मैं कहूं बेटा $1 का दाम इंटरनेशनल मार्केट में गिरना शुरू हो जाए 68, 65, ऐसे सिचुएशन में सरकार को क्या करना चाहिए बेटा? गवर्नमेंट वहां से ह्यूज क्वांटिटी में बाय करना शुरू कर देगी डॉलर। बेटा ऐसा करने से क्या होगा?
और वो जब आप ह्यूज क्वांटिटी में डॉलर बाय करोगे तो क्या होगा सर, डिमांड बढ़ेगी डॉलर की तो प्राइस बढ़ेगा। वो 65 68 था, वहां से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, सरकार बाय करती गई, ऑटोमेटिकली प्राइस शिफ्ट हो गया 70 पे, सरकार ने बाय करना बंद कर दी। ठीक है जी। और अगर बेटा दाम गिरना शुरू हो जाए, इंडियन रुपी का मतलब अब बेटा $1 72 का आ गया, 73 का आ गया, बेटा गवर्नमेंट ह्यूज रिजर्व सेल करना शुरू कर देगी, ह्यूज रिजर्व्स। बेटा ऐसे सेल करने से क्या होगा बेटा, अगर गवर्नमेंट सप्लाई करेगी डॉलर की, दबादब बेचेगी मार्केट में, तो कहीं ना कहीं बेटा प्राइस गिरेगा और ऑटोमेटिकली बेटा एडजस्ट होने की कोशिश करेगा 70 पे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, इतनी क्वांटिटी बाय करने के लिए, सेल करने के लिए गवर्नमेंट नीड ह्यूज रिजर्व्स। बेटा अगर आप सोच रहे हो मैं बहुत सारे डॉलर बेचूंगा, तो आपके पास होने भी तो चाहिए। You need huge reserves and बेटा RBI is having huge resources। दिक्कत क्या है सर, मुझे नहीं पता आपने कितना पढ़ा है, पर मनी एंड बैंकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंक्शन है, ऑल्दो मेरे कोर्स में नहीं है, पर बेटा हेडिंग सब बताते हैं। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कभी सुना बेटा? आरबीआई इज हैविंग ह्यूज रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स, को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, जितनी बात बोल रहा हूं समझ में आ रही है? पक्का से बढ़ाएं बात को आगे। बाबू ये ना मैं मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए भी फेस करता हूं, कितनी बार हुआ है हमारे साथ। ठीक है ना बाबू, यूएस डॉलर में मैं ट्रेड करता हूं, करेंसी ट्रेड होती है इंडियन स्टॉक मार्केट में यूएस डॉलर आईएनआर। ठीक है ना, जब भी हम देखते हैं ना प्राइस 83 पॉइंट से ऊपर जाना शुरू होता है, 83 से ऊपर जाना शुरू होता है, मान लो 83 रुपए 21 पैसे पहुंच गया, ठीक है ना, उस दिन हम क्या ट्रेड लेते हैं? उस दिन हम यही ट्रेड लेते हैं कि ये 83 के आसपास आ जाएगा दोबारा। और ज्यादातर हम पता है क्या देखते हैं, मैं यहां आ चुका होता हूं, 3:30 बजे मूवमेंट आती है, आरबीआई ह्यूज क्वांटिटी सेल करना शुरू कर देती है और वो तुरंत 83 शिफ्ट हो जाता है। आरबीआई देख ही नहीं पा रही इसको 83 से ऊपर, मतलब वहां में छवि बना लिया 83 से ज्यादा जाने नहीं देना। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। चलो जी, 4 पॉइंट क्लियर। बेटा 1 मिनट सामने देखो प्लीज। बाबू ये कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि $1 70 का ही होना चाहिए? वाई नॉट 75 या वाई नॉट 65? 60 क्यों नहीं, 80 क्यों नहीं, 70 ही क्यों? बाबू क्या होता है, जो भी कंट्री इस सिस्टम को फॉलो करती है, वो स्टैंडर्ड फॉलो करती है एक इकोनॉमिस्ट के नोन एज ब्रिटन वुड। बेटा ब्रिटन वुड ने पता है क्या कहा था कि आप ये पता है कैसे तय कर सकते हो एक करेंसी का प्राइस दूसरे करेंसी के टर्म्स में? आप सब ना अपनी करेंसी को टाई कर दो किसी ना किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ। करेंसी शुड बी टाइड विथ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। करेंसी को टाई कर दो किसी ना किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ। और ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या होते हैं बेटा? बाबू ये हो सकता है, इट मे बी गोल्ड, इट मे बी सिल्वर, इट मे बी एनी अदर प्रीशियस मेटल, लेकिन ज्यादातर गोल्ड की बात करता है ब्रिटन वुड। वो कहता है आप अपनी करेंसी को ना टाई करना शुरू करो किसी ना किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कोई और प्रीशियस मेटल हो सकती है। बेटा मान लो ऐसा तय किया इंडियन गवर्नमेंट ने कि हमारे लिए 1 तोला गोल्ड की कीमत, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड की कीमत 35,000 है, मान लो ऐसा तय किया। और बेटा यूएस ने तय किया हमारे लिए 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 तोला गोल्ड की कीमत $500 है। बेटा जब भी आप अपनी करेंसी को एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ तय करेंगे, फिक्स करेंगे, बेटा इस टर्म को हम बोलने लगते हैं पैरिटी वैल्यू। और बेटा पैरिटी वैल्यू से कैलकुलेट होता है एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी की सेंस में। अब यूएस ने भी फिक्स कर दिया, इंडिया ने भी फिक्स कर दिया, दोनों ने 10 ग्राम गोल्ड की कीमत फिक्स की है। तो यानी कि इसका मतलब ये तो क्लियर हो जाता है ना कि $500 35,000 रुपए के बराबर है, यानी कि $1 70 रुपए के बराबर है। बेटा जब हम पैरिटी वैल्यू से एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी की सेंस में फिक्स करते हैं, इसे हम बोलने लगते हैं पैगिंग, और यही एक्सचेंज रेट सिस्टम का नाम था। ठीक है जी, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, खत्म हो चुका, जितना लिखने वाला पोर्शन था सब हो चुका।
बाबू फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इंडिया बिफोर 1991 फॉलो करता था। गवर्नमेंट बताती है क्या दाम रहेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट का इंडियन रुपी के सेंस में। ऐसा गवर्नमेंट सिर्फ स्टेबिलिटी बनाने के लिए करती है, ना एक्सपोर्टर परेशान ना इंपोर्टर परेशान। ठीक है जी बाबू, अगर आपने कोई प्राइस फिक्स करा और उससे बिलो जा रहा है डॉलर या इंडियन रुपी एप्रिशिएट कर रहा है, बेटा ह्यूज रिजर्व बाय करना शुरू कर देती है गवर्नमेंट। ऐसा बाय करने से क्या होता है बेटा, आप डिमांड करोगे डॉलर की, वो एक 68 रह गया था, आपने डिमांड करनी शुरू कर दी, डिमांड करोगे बेटा प्राइस विल राइज, प्राइस राइज हो गया 70 आ गया, आपने छोड़ दिया डिमांड करनी। बेटा अगर ये 72 आ जाए तो बाबू गवर्नमेंट सेल करना शुरू कर देगी, सिर्फ सप्लाई सप्लाई होगी, प्राइस विल फॉल, प्राइस दोबारा 70 आ गया, यही तो चाहती है सरकार। ठीक है जी, पर बेटा इतना ह्यूज क्वांटिटी बाय और सेल करने के लिए गवर्नमेंट के पास ह्यूज रिजर्व्स का होना जरूरी है, जो कि होता है। ठीक है जी बाबू, अब ये कैसे पता लगेगा कि $1 कितने रुपए का फिक्स किया जाए? बेटा जो भी कंट्री इस सिस्टम को फॉलो करना चाहती है, अपनी करेंसी को ना टाई करो किसी ना किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ, ज्यादातर गोल्ड के साथ टाई कर दो। बेटा जब आप गोल्ड के साथ टाई करोगे अपनी करेंसी को, इसको हम बोलेंगे पैरिटी वैल्यू, और पैरिटी वैल्यू से कैलकुलेट हो जाएगा एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी की सेंस में, जिसे हम पेगिंग बोलेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे, चलो जी। तो वो पहला सिस्टम तो समझ में आ गया, दूसरा सिस्टम हद से ज्यादा टुच्चा है बेटा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, या बेटा इसको कुछ लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इधर देखना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का दूसरा नाम था पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग का दूसरा नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटा इंडिया फॉलो नहीं करता ये, इसलिए लिखने के लिए मैटर भी नहीं और आएगा भी नहीं पेपर। वो डिपेंड करता है यहां पर क्या होगा प्राइस, ये मार्केट फोर्सेस सोचे, यानी कि बेटा फ्री फोर्सेस सोचें, डिमांड और सप्लाई प्रेशर से फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स होगा। $1 कितने रुपए जा सकता है, ये बेटा कौन सोचेगा? डिमांड और सप्लाई सोचेंगे। अगर डिमांड है डॉलर की तो प्राइस भागता ही चला जाएगा, अगर सप्लाई सप्लाई है तो प्राइस गिरता ही चला जाएगा। दैट सिंपली मींस नो गवर्नमेंट कंट्रोल। मैं गवर्नमेंट कंट्रोल लिख के काट दूंगा, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। फ्री फोर्सेस चाहे तो उसको कहां पे भी ले जाए, फ्री फोर्सेस चाहे तो उसको कहां से भी वापस ले, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। ठीक है जी, दो ही अक्षर है लिखने के लिए, इसलिए कभी पेपर में नहीं आता, यही आना चाहिए। हाँ बहुत नाइंसाफी है तुम्हारे साथ। 6 नंबर में है, मैं तो कह रहा हूं बोर्ड के पेपर ही ना लो। ये अगर ये 6 नंबर में देना तो पेपर ही क्यों ले रहे हो 100 पढ़ के। हेलो बता यार, तुम भी यार क्या ही हो यार, अपने कितने सेल्फिश हो, तो अपने चक्कर में दुनिया खत्म करके मानोगे तो। उज्जवल बाबू, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैंने कहा कोई याद करना चाहे तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बाबू मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ते हैं बेटा, इट इज अ हाइब्रिड सिस्टम। प्लीज अब सामने देखो बेटा, ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। बेटा मैं बोल रहा हूं हाइब्रिड मतलब मिक्सचर, किसका मिक्सचर? जो अब दो सिस्टम हमने पढ़े इन्हीं का, यानी कि बेटा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और बेटा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती थी। बेटा गवर्नमेंट ने अपना रोल आरबीआई को शिफ्ट कर दिया, यानी कि यहां आरबीआई रहेगी गवर्नमेंट की जगह पर। ठीक है, और ये इंडिया अडॉप्ट करता है सिस्टम 1991 के बाद से। ठीक है जी, और बेटा बाबू मार्केट फोर्सेस थी फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो बेटा वो मार्केट फोर्सेस भी साथ साथ हैं, यानी कि दोनों का पार्टिसिपेशन है, आरबीआई एज वेल एज डिमांड एंड सप्लाई। बेटा
मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम थोड़ा सा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से अलग है, समझना बेटा। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में तो आप सीधा क्या करते थे, ये बता देते थे कि $1 कितने रुपए के बराबर है एग्जैक्ट टर्म्स में। यहां आप क्या करते हो बेटा, एक प्राइस नहीं बताते बल्कि प्राइस बैंड बताते हो। लेट्स सपोज कि आपके दिमाग में है प्राइस बैंड कि $1 78 से 83 के बीच में रहना चाहिए। मैंने वही एग्जांपल ले लिया जो मैं डेली लाइफ में देखता हूं अपने, ठीक है। मान लो आरबीआई के दिमाग में प्राइस बैंड है $1 78 से 83 रहना चाहिए। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता था, सीधा एक ही प्राइस होता था, कोई प्राइस बैंड नहीं होता था, यहाँ प्राइस बैंड होता है, ठीक है बेटा। फ्री फोर्सेस चाहे तो 78 से 83 के बीच में चाहे 10 साल इसे घुमाते रहें, आरबीआई विल नॉट पार्टिसिपेट। 78 था, डॉलर की डिमांड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वो 82 81 कभी 80, यही चल रहा है डिमांड सप्लाई, उसको 78 से 83 तक घुमाते रहो, आरबीआई आएगा ही नहीं। लेकिन बेटा आरबीआई ने जब देखा ये $78 से गिरने लगा, सर गिरने कैसे लगा, ह्यूज क्वांटिटी बाय करना शुरू कर देगा। क्या होगा बाय करने से, प्राइस ऑटोमेटिक, डिमांड बढ़ेगी डॉलर की, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, प्राइस शिफ्ट हो जाएगा, इसी प्राइस बैंड में आ जाएगा, फिर आरबीआई बाइंग छोड़ देगा। और बेटा अगर ये 83 से ज्यादा जाना शुरू हुआ फिर सेल करना शुरू कर देगा, सप्लाई करेगा, प्राइस गिरेगा, फिर इस प्राइस बैंड में जब शिफ्ट हो जाएगा आरबीआई छोड़ देगा। और बेटा फिर वही बात, इस बाइंग और सेलिंग के लिए ऐसा तो हो नहीं सकता सिंपल बाइंग सेलिंग हो बेटा, करोड़ों में डॉलर बेचाते हैं एक ही दिन में, करोड़ डॉलर, 2 करोड़ डॉलर ऐसे बेचता है आरबीआई। और बेटा इसके लिए आपको क्या चाहिए, ह्यूज रिजर्व चाहिए। समझ में आती है बेटा बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो मैंने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जैसी बात बोल दी। हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार, ये तो ऐसे क्वेश्चन का तो मोस्ट वेलकम है, प्लीज सामने देखना, इसकी भी बात भी सुनो। बाबू ये हर साल क्वेश्चन उठता है, मैं तो इंतजार करता रहता हूँ कब ये उठेगा। वो कह रही है कि अगर 78 से नीचे जा रहा है डॉलर तो कितना अच्छा देश के लिए, करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, बहना अप्रिशिएट कर रही है, एक्सपोर्टर तो रो पड़ेगा, फिर वो कभी एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहेगा अगर आप ऐसे अप्रिसिएशन की सोचोगे तो। भैया जिसके दिमाग में इमेज है आज $1 80 का है, उसने एक्सपोर्ट कर दिया $1 लाख का सामान, वो तो सोचा है ना 80 लाख आएगा। आपने कहा जी नहीं नहीं अप्रिसिएशन देश के लिए अच्छा, 75 तक ले आए, क्या होगा, उसको 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। और सच मायने में $1 लाख का एक्सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। या तो एक्सपोर्टर है ही नहीं मार्केट में, जो एक्सपोर्टर हैं वो करोड़ों डॉलर का एक्सपोर्ट कर देते हैं एक साल में, वो उनके लॉस सोच ले तो ₹500 गिर जाने से क्या होगा। अच्छा चल कोई दिक्कत नहीं, इसको भी पता लग गया, अब ये पूछेगी। बाबू कोई दिक्कत तो नहीं, सभी बातें समझ में आ रही है पक्का से। बेटा मुझे दूसरे दूसरे नाम बताओ, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का दूसरा नाम पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल का फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटा इसका दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग गंदा है बेटा लेकिन धंधा है ये, क्या करे आरबीआई का धंधा है ये, ठीक है ना, डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ओ इसकी सुनो भैया है बुला रही। ओ एक आखिरी टॉपिक जो आज कराना है ये सुनते हैं फिर पैकअप करें। तो चुप हो रहा है यार। अच्छा वैसे ऐसे कहने में बड़ा मजा आता है, जब बच्चे इंतजार कर रहे हो ना छुट्टी, सीधा कह दो बच्चों बस ये आखिरी टॉपिक, बच्चा पूरा खुश होता है, ये आखिरी टॉपिक, उसके बाद पढ़ाते रहो भाई साहब आखिरी ना खत्म करो, कितना बढ़िया फीलिंग है ना ये। फिर मैं ऐसे सोच रहा हूं, मैं आखिरी कह के तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन ले लूं, जैसे ही खत्म हो फिर कह दो अगला आखिरी है, कितना बढ़िया लगता है ना ऐसे। ये क्यों डिमांड ऑफ फॉरेक्स सप्लाई ऑफ फॉरेक्स टॉपिक है, फॉरेक्स से लिंक नहीं कर रहा, डिमांड ऑफ फॉरेक्स सप्लाई ऑफ फॉरेक्स लो होता है सामने देखना बेटा। एक टर्म आ गई पेपर में करेंसी डेप्रिसिएशन, और एक टर्म आ सकती है करेंसी डीवैल्यूएशन या करेंसी एप्रिसिएशन या करेंसी रीवैल्यूएशन।
इसमें क्या डिफरेंस होता है बेटा? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एज पर डेफिनेशन देयर इज नो डिफरेंस। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इसका भी सेम डेफिनेशन है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इंक्रीज या इंक्रीज। बेटा फर्क है एक्सचेंज रेट सिस्टम का। बाबू ये दोनों टर्म फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि वहां जहां मार्केट फोर्सेस हैं, जहां गवर्नमेंट का इतना सा भी पार्टिसिपेशन है, वहां हमेशा ये टर्म इस्तेमाल की जाती है बेटा। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग, और यहां दोनों जगह पर ही ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। मैं समझा देता हूं क्या मतलब है मेरी बात का। बाबू मान लो $1 80 रुपए का है, सब सामने देखते रहना, आराम से समझो इस चीज को, ठीक है। और बेटा इंडिया फॉलो कर रहा है मान लो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, $1 80 का। बेटा ये मार्केट में ना 82 हो गया, ठीक है, इंडियन करेंसी गिरने लगी, 82 पहुंच गए। बेटा आरबीआई ने ना ह्यूज रिजर्व सेल करने शुरू कर दिया, आरबीआई सेलिंग बढ़ा रहा है, लेकिन प्राइस टच से मस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांड बहुत है डॉलर की। बेटा आरबीआई के 50% रिजर्व खाली हो गए डॉलर के, प्राइस टच से मस ही नहीं हो रहा, और आरबीआई सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है। जब उसको लगा यार 70% रिजर्व हाथ से निकल गए, पता लगे बचे हुए 30 भी निकल जाए, छोड़, अब इसको छोड़ देते हैं इसके हाल पे। बेटा आरबीआई खुद मान लेता है कि आज से मेरे लिए $1 80 का नहीं है, 82 का। दैट मीन्स जहां गवर्नमेंट ने खुद मान लिया डिक्रीज, बेटा जब गवर्नमेंट मान लेती है तो इसे हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। और अगर यही काम मार्केट फोर्सेस कर देती, 80 से 82 ले जाती, तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और अगर यही सोचो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कभी आप देखोगे, बेटा $1.78 का आ गया और ह्यूज रिजर्व आरबीआई बाय करे जा रहा है, और प्राइस टच से मस नहीं हो रहा। डॉलर के साथ कभी ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसके डिमांड करने वाले दुनिया में बैठे हैं बाबू, लेकिन प्राइस टच से मस नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट ने अपने रुपी के रिजर्व खाली कर रखे हैं डॉलर को बाय करने के। जब बहुत सारे रिजर्व निकल जाएंगे तो आरबीआई ऐसे कह सकता है कि आज से मैंने अपनी करेंसी को रीवैल्यूड मान लिया, यानी कि मेरे लिए आज से $1 कितने का है? 78, ठीक है। और यही काम अगर मार्केट फोर्सेस कर दे तो करेंसी एप्रिसिएशन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब दोनों का सेम है, फर्क है एक्सचेंज रेट सिस्टम का, ठीक है जी। और अगर आपको थोड़ा सा याद है, अभी आप लिबरलाइजेशन में 4th रिफॉर्म पढ़ते थे, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, हम क्या बोलते थे? गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन मान लिया, हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते थे। गवर्नमेंट डीवैल्यूएशन मानती है, ये मार्केट फोर्सेस के लिए यूज होती है टर्म। राइट, बिल्कुल राइट। इंडियन कंटेक्स्ट में यही होता है ज्यादातर, क्योंकि इंडिया सिस्टम ही यही अडॉप्ट करता है, तो ठीक है ना जी। और अब एक बात बताऊं, धीरे धीरे ना आरबीआई मुझे लग रहा है फिर डिवैल्यूएशन मान चुका है। 83 से लगभग डॉलर का नाम देखो, अब 83.25 से ऊपर रहता है, यानी कि 25 पैसे का डिवैल्यूएशन मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है तुम्हारे बैच के शुरू होने के बाद। पहले जिस दिन भी दाम बढ़ता था मैं सेल करके आ जाता था, यूएसडी आता था, प्रॉफिट बुक कर देता था, मुझे पता था आरबीआई ने 3:30 बजे आनी है, करेंसी मार्केट 5 बजे तक चलती है, ठीक है ना। और अब मैं देखता हूं रेगुलरली दाम रहता है 83.40, 83.38। आरबीआई को फिक्र नहीं है, क्यों? मुझे लग रहा है काफी रिजर्व उनके हाथ से जा चुके हैं सेल कर करके, अब उन्होंने खुद ही डिवैल्यूएशन मान लिया। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को देखते हैं ना, इतना क्लियर हो जाता है ना। मैं सिर्फ पढ़ाता था, करेंसी मार्केट की ट्रेडिंग जब से करनी शुरू करी, मेरे को, मैं प्रैक्टिकल रियलिटी में फील करता हूँ इन चीजों को कि क्या क्या हो रहा है। ये क्लियर है बेटा बात? चलो आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाय।